तो गाड़ी की जगह बाइक पलटी, एक एनकाउंटर हुआ झांसी से करीब 30 किलोमीटर दूर। अतीक अहमद का बेटा असद और उसका एक साथी, इन दोनों की उसमें मौत हुई। उसके बाद उस जगह से, जो कि पारीक्षा पावर डैम जिसको कहा जाता है, जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, डेड बॉडी को लाया गया है रानी लक्ष्मीबाई झांसी मेडिकल कॉलेज में और यहीं पोस्टमार्टम हुआ। अब इस एनकाउंटर को लेकर कल से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उसकी वजह बहुत सारी है। वजह यह है, एक तो पहली चीज, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ वो जगह, क्योंकि जिस तरीके से वो नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर दूर जहां पर ये एनकाउंटर हुआ, वहां क्या एक पुलिस अगर किसी को चेस कर रही है, वो इतनी स्पीड में बाइक चला सकता है? बाइक के जिस बाइक पर ये इन दोनों को एनकाउंटर किया गया, उस बाइक की चाबी तक नहीं थी, गायब थी। जो खुद पुलिस, यूपी पुलिस ने कहा है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उस बाइक का नंबर नहीं था और नंबर प्लेट के साथ साथ चेसिस नंबर भी नहीं था। अब चेसिस नंबर क्यों गायब था, ये भी मालूम नहीं। कल से लगातार आज तक की पूरी टीम इस पूरी खबर को लगातार फॉलो कर रही है और इसी में जिन जिन लोगों ने इन तमाम चीजों को अपनी आंखों से देखा, वो तमाम साथी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ मौसमी सिंह हैं, हमारे साथ अमित भारद्वाज हैं, हमारे साथ यहाँ झांसी के रिपोर्टर हमारे अमित हैं, हमारे साथ गौतम हैं और ये सभी कल से ही लगातार इस स्टोरी पर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमित आपसे। पहली खबर जब मिली कि झांसी में एनकाउंटर हुआ है, झांसी पुलिस को जानकारी थी इसकी? झांसी पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैंने एसएसपी झांसी से फोन लगाया तो उनका फोन नहीं उठा। फिर हमने सोर्सों से पता किया तो झांसी पुलिस, जो झांसी लोकल की पुलिस थी, इसको एनकाउंटर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर उनको बाद में कैसे जानकारी मिली? बाद में उनके जो भी सोर्स रहे हों जानकारी मिली, क्योंकि काफी लोग इसको क्रॉस चेक कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपने सोर्स से इसकी जानकारी जुटाई होगी। लेकिन झांसी पुलिस के पहले हम लोग वहां पहुंच चुके थे। वैसे अक्सर होता है, जब एनकाउंटर होता है तो लोकल पुलिस को जानकारी नहीं होती और यहाँ यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था। वो शख्स जो सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचा जहां एनकाउंटर हुआ, झांसी से करीब 30 किलोमीटर दूर, गौतम आप सबसे पहले पहुंचे मौके पर। आप जब पहुंचे तो आपने जो देखा वो बताएं। ये अब आपको बता दें कि वहाँ पर जो एनकाउंटर स्थल पे असद की लाश पड़ी हुई थी, पास में ही बाइक पड़ी हुई थी, असलहा भी पड़ा हुआ था। वहाँ पर जो फायरिंग के दौरान कारतूस थे वो भी पड़े हुए थे। जब हम पहुंचे तो वहाँ पर फॉरेंसिक टीम जो है वो भी पहुंच गई थी और कलेक्ट कर रही थी जो सबूत है। इसके बाद जो असद की लाश को है पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहाँ पे कितने पुलिस वाले थे आपने देखा? जी हाँ, वहाँ पर लगभग 10 से 12 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे एसटीएफ के अलावा। बाइक से कितनी दूरी पर पुलिस की गाड़ी थी? बाइक से लगभग मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे पुलिस की गाड़ी दूर खड़ी हुई थी और बगल में जो एक रास्ता है, पगडंडी है, उसके नीचे खाई पर गाड़ी पड़ी हुई थी। वहीं पे असद पड़ा हुआ था और गुलाम भी पड़ा हुआ था। उस बाइक के आसपास की सारी चीजें आपने बताया, हथियार भी पड़े थे, क्या हेलमेट थे? 2। जी आपको बता दें वहां पर कोई भी हेलमेट नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस बाइक को जब पुलिस ने यहाँ पर फॉरेंसिक टीम जब ले जा रही थी तो उसमें वहां पर कोई चाबी नजर नहीं आई, ना ही गाड़ी जब कहते हैं जैसे गिरती है तो गाड़ी में कहीं ना कहीं जो पार्ट्स होते हैं वो टूटे होना चाहिए, लेकिन वो भी इस तरीके से वहां नजर नहीं आया कि जिससे ये लगे कि हाँ गिरने के बाद ये गाड़ी डैमेज हुई है। यहाँ पे एक सवाल है कि 2 लोग जिसको पूरी यूपी पुलिस एसटीएफ ढूंढ रही है 45 दिनों से, वो दोनों बिना हेलमेट के पता नहीं कहां से कहां भाग रहे हैं। मौसमी, आपसे जानना चाहेंगे, ये इतने सारे सवाल है, बिना हेलमेट के भाग रहे हैं, गाड़ी की जो बाइक की चाबी है वो भी गायब है, फिर कल से इस पे सियासत राजनीति भी शुरू हो गई। आजकल तो खैर ये अलग चीज है, हालांकि क्राइम को उससे अलग रखना चाहिए। आपकी नजर में ये जो राजनीति हो रही है और जिस तरीके से यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर, आपने अपने तमाम लोगों से बात की, आपकी नजर में ये क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा संदेश यहाँ पे जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। आज आप देखिए कि हम लोग 5 रिपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, कितनी बड़ी सनसनीखेज खबर है ये। एक मैसेज यहाँ तक कि कर्नाटक के जो सीएम है वो कहते हैं कि मैं योगी सरकार का या योगी मॉडल लागू करूंगा कर्नाटक में। तो एक योगी मॉडल जो है वो बीजेपी के लिए फ्लॉन्ट करने के लिए कि 0 टॉलरेंस है अपराधियों का, ये योगी मॉडल बन गया है। अब एनकाउंटर राज को लेके या एनकाउंटर पॉलिटिक्स को लेके विपक्ष के तमाम नेता, ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने निंदा की हो तो मायावती ने नहीं की हो। लेफ्ट ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये तक कह दिया कि अगर हिंदू है तो एनकाउंटर नहीं होगा, आप धर्म देख के एनकाउंटर कर रहे हैं। जुनैद के जितने भी आरोपी फरार हैं उनका एनकाउंटर नहीं होगा। तो इसमें आप देखिए 2024 के रण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
तो शम्स ये एनकाउंटर जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से योगी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी है और विपक्ष को इससे ध्यान हटाना है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बीजेपी की डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स है योगी सरकार की कामयाबी। अमित भारद्वाज, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका कल जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ वहां मौजूद थे, जो पूरी जगह है एनकाउंटर वाली और जिस जगह आप पहुंचे वहां पे आपको काफी वक्त लगा, उस जगह को देखकर आपको मतलब क्या लगता है कि एक शख्स जिसको 45 दिन से ढूंढा जा रहा है और वो उस जगह तक और पुलिस उसको चेस कर रही है, क्योंकि हाईवे से वो 2 किलोमीटर अंदर है और वो जो कच्ची पगडंडी आपने भी देखी, कितनी स्पीड में एक बाइक भगा कर कोई जा सकता है वहां से? देखिए, बाइक का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि हमारी जब गाड़ी जा रही थी, इनोवा गाड़ी जिसमें बहुत बैलेंस होता है, सॉकर होता है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं 20 की स्पीड में जा रही थी। तो बाइक आप लगा लीजिए कि किस रफ्तार में जा सकती है और उबड़ खाबड़ रास्ता है और कभी भी आप बैलेंस लूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कहीं पत्थर से टकराए बैलेंस लूज कर सकते हैं। बबूल के पेड़ हैं चारों तरफ और रिजर्वायर का पूरा इलाका है और यहाँ के लोकल्स भी कहते हैं कि वहाँ भीड़ भाड़ होती नहीं है, लोग अवॉइड करते हैं। जो नौजवान होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। ऑब्वियसली इस तरह की जो 30 सिटीज होती हैं, समाज का बहुत असर होता है, तो ऐसे में आप कई बार पार्टीज करने के लिए, पिकनिक करने के लिए इस तरह के आइसोलेटेड लोकेशंस पे जाते हैं। वैसा ही लोकेशन लगता है। और जैसा गौतम बता रहे थे, वो तमाम सवाल शम्स जरूर बरकरार रहेंगे कि वो स्ट्रेच हाईवे से 2 किलोमीटर के अंदर का स्ट्रेच, वहां पे गाड़ी के टूटे पार्ट्स नहीं मिलना, क्या गन बैटल हुआ तो उसके कितने ज्यादा वहां पे एविडेंसेस थे। हालांकि एफएसएल की टीम बहुत पहले पहुंची थी, तो क्या एफएसएल की टीम ने वो सारे गन बैटल के जो एविडेंसेस थे उसको कलेक्ट कर लिया, ये हमेशा पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी, क्योंकि किसी रिपोर्टर के पहुंचने के पहले एफएसएल की टीम वहां थी और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर लिया गया होगा। लेकिन अब ये सवाल उठेगा, मौसमी जैसे कह रही थी, राजनीतिक रण जब यहाँ से अब होगा तो तमाम सवाल उठेंगे यहाँ से कि आखिरकार वहां पे गन बैटल के एविडेंस थे कि नहीं, वहां पे पुलिस और जो 2 अपराधी थे असद और गुलाम, उनके बीच कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई, तो वो फायरिंग के एविडेंसेस क्या हैं, वो स्ट्रगल के एविडेंसेस कहाँ हैं, ये तमाम सवाल अब यहाँ से उठेंगे और जिससे जो राजनीतिक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं तेज होने वाली है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक, कई दशकों तक क्राइम कवर किया, आपने क्या देखा जब आप लोकेशन पे पहुंचे? तो आपने तो कई एनकाउंटर साइट्स देखी हैं, तो क्या जिस तरह से आपने बोला चाबी को लेके, पर बाकी क्या आपको फील आई वहाँ पे देख के? देखो, 2 चीजें हैं मौसमी। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे से ये करीब 2 किलोमीटर अंदर दूरी पे है। नेशनल हाईवे से जब आप उतरते हैं तो एक तो पहली चीज, ये जो पगडंडी है और जो रास्ता है, आम इंसान जो इस इलाके से वाकिफ नहीं है शायद उसका ध्यान भी न जाए कि एक रास्ता अंदर जा सकता है। अब यहाँ 2 चीजें उठती है। एक, अगर सपोज मान लीजिए असद और गुलाम का झांसी से कोई रिश्ता है, वो यहाँ के लोकेशन से अच्छी तरह से वाकिफ है, जानता हो उसे, तो शायद उसे वो इलाका पता हो। लेकिन एक अनजान आदमी जो कहीं से अगर भाग कर आ रहा हो, और खुद यूपी पुलिस के हिसाब से वो राजस्थान में था 15 दिनों से, तो वो उस रास्ते पे, एक तो वो रास्ता उसको पता ही नहीं होना चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए। आप हाईवे से अगर गुजरेंगे तो आपको नजर ही नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर वो सपोज राजस्थान की तरफ से आ रहा है, क्योंकि उम्मीद तो कम है कि यूपी की तरफ से या कानपुर की तरफ से आएगा, तो ये रॉन्ग साइड पड़ता है, तो रॉन्ग साइड पड़ता है। अब जब रॉन्ग साइड पड़ेगा तो आप रॉन्ग साइड जब लेते हैं तो बड़ा मुश्किल है कि वहां पे दिखाई देना। नंबर 1, चलिए आप अंदर दाखिल भी हो गए, तो जो 2 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है, एक तरफ है उसके पारीक्षा पावर डैम, दूसरी तरफ है उसके ऐश डैम, राख का पूरा ढेर है वो एक तरह से, और इसी वजह से उस पगडंडी पे पूरा राख का एक तरह से एक लेयर सी बिछी हुई है। यहाँ तक कि उस पे गाड़ी आपको बहुत स्लो चलानी पड़ती है, मुश्किल से 10 या 20 किलोमीटर भी, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ अगर गलती में, तो अगर उस 2 किलोमीटर में 10 और 20 की भी स्पीड हो तो 2 किलोमीटर के बाद आगे जाकर एनकाउंटर हो, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। बिल्कुल, देखिए 2 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आपको उस खराब रास्ते में 7 से 8 मिनट लगेंगे, मतलब कि इतना लंबा चीज। और वो जो एक अंधी मोड़ है, क्योंकि जिस तरह से शम्स भाई ने बोला, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि उस तरफ से लोग आ रहे हैं, उस तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल रॉन्ग साइड पड़ता है, और अगर राइट साइड भी हो तो भी वो रास्ता आपको दिखेगा नहीं। अब यहीं पे चूंकि सबसे पहले गौतम पहुंचे थे, आपसे फिर से एक बार मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने जैसा बताया कि जो बाइक थी उसमें चाबी नहीं थी, आमतौर पे जब ऐसे इनकाउंटर होते हैं फिर पुलिस वाले बाइक को चला कर ले जाता है, कोई ना कोई ले जाता है,
तो यहाँ अगर चाबी नहीं थी तो फिर पुलिस वाले या एसटीएफ की टीम उस बाइक को कैसे वहां से लेगी मौके से? आपको बताते हैं कि वहाँ पर जो पुलिस की जब टीम पहुंची तो बाइक वहाँ पे पड़ी हुई थी। बाइक को उन्होंने करीब 4 से 5 सिपाहियों ने उस बाइक को उठाया और फिर वहाँ से लोडर में लाद कर वहाँ से झांसी लेकर आए। मैं जानना चाहता हूँ कि जब सपोज अगर एक कहानी के हिसाब से चलते यूपी पुलिस की कि 2 लोग बाइक पे जा रहे हैं, पीछा किया, उन्होंने पुलिस पे गोली चलाई, उन्होंने वापस जवाबी गोली चलाई और वो मारे गए, तो ऐसे में अगर कोई बाइक से गिरता भी है तो चाबी उस सिचुएशन में तो कोई निकालने की नहीं सोचेगा ना? नहीं सर, चाबी निकालने की नहीं सोचेगा, लेकिन अभी ये भी नहीं कह सकते हैं कि चाबी अगर मान लीजिए जिस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन बताई जा रही कि काफी पुरानी थी तो चाबी लूज हो जाती है, वो निकल जाती, लेकिन वहाँ आसपास भी जब चाबी देखा गया तो वहाँ आसपास चाबी भी नहीं मिली है। तो ये कहीं ना कहीं बताया ये लगाया जा सकता है कि चाबी उसमें थी नहीं, तो कहाँ गई चाबी, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे जहाँ पे इनकाउंटर हुआ उसके पीछे गांव कोई भी एक चश्मदीद विटनेस आपको मिला वहाँ पे? जी हमारी जब शुरुआत में नहीं, जब हमारी लास्ट में जब शाम के टाइम बात हुई तो उनका कहना है कि हम जब यहाँ पर जो ब्रिज बन रहा था वहाँ पर काम कर रहे थे, काम के दौरान यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फायरिंग की आवाज सुनी तो कुछ जो पक्षी है वो चहचहाट हुई और हम लोगों को भी अजीब लगा कि यहाँ पर क्या हो गया, तो हम लोग अपने अपने भागे यहाँ पर। तो कुछ देर बाद फिर मालूम चला कि कुछ पुलिस की गाड़ी आई, तब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर कोई एनकाउंटर हुआ है। अमित आपसे जानना चाहेंगे, झांसी के कप्तानी एसएसपी ने आपको बताया कि उनको एसटीएफ ने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी इनकाउंटर के बाद? इनकाउंटर के बाद एसएसपी ने कोई बात नहीं की किसी मीडिया के लोगों से, और एसएसपी का केवल इतना ही कहना था कि जो भी ब्रीफ है लखनऊ और कानपुर से ब्रीफ किया जाएगा। मोटरसाइकिल इस वक्त कहाँ रखी है? मोटरसाइकिल पुलिस के अंडरटेकिंग में है, जहाँ तक है जो थाना है बड़ा गांव थाना है, हाँ उसमें ही होना चाहिए मोटरसाइकिल। अमित आपसे ये जानना चाहेंगे, ये मोटरसाइकिल जिसके बारे में कि चेसिस नंबर भी नहीं है, वो बड़ा गांव थाना में भी ये केस प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू बहुत सारी चीजें का खुलासा हो सकता है, क्योंकि एक तो अगर बाइक का ओनर पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर ये होता है कि चोर, हालांकि मेरा अपना तजुर्बा कहता है अगर ये निकला भी तो ये बाइक चोरी की निकलेगी। बिल्कुल, और नंबर प्लेट नहीं होना, चेसिस नंबर नहीं होना, आमतौर पे ये दो आप नंबर प्लेट नहीं होता तो चेसिस नंबर से चेक कराते हैं कि भाई बाइक का ओनर क्या है और क्या उसका कोई कनेक्शन है, और इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है समझिए, क्योंकि देखिए दिल्ली में असद की बात कही गई थी कि वो यहाँ से निकला, कानपुर गया, डीएनडी गया, फिर दिल्ली में संगम विहार में रहा, तो पॉसिबली जो लीड्स थे वो दिल्ली पुलिस के थ्रू वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके थ्रू मिला होगा, तो ऐसे में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जानना चाहता हूँ, चेसिस नंबर नहीं है, बाइक में इंजन नंबर भी तो होता है कि नहीं? बिल्कुल, लेकिन आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये चोरी की बाइक इन मोस्ट लाइकलीहुड जो है चोरी की बाइक होगी, तो बहुत ज्यादा कनेक्शन तो होने वाला नहीं है, लेकिन किसने हैंडओवर किया, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज असद की निकलेगी इस स्पॉट के अलावा, क्योंकि यहाँ तो कोई सीसीटीवी है नहीं, ये तो ब्लाइंड स्पॉट है बिल्कुल, तो क्या शहर में, क्योंकि जो दावा हो रहा है कि हाईवे से ये चेज हुआ होगा या उसको ट्रैक डाउन किया गया, तो कहीं टोल पे, किसी ढाबे पे, हाईवे का लोकेशन है मल्टीपल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कई सारे अच्छे ढाबे हैं, तो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज निकल के आता है? हालांकि हम लोगों ने जो चेक किया है, जो दोनों टोल है वो एक आगे 30 किलोमीटर है, एक पीछे 30 किलोमीटर है, उसके अलावा बीच में इस स्ट्रेच पे जो ये लोकल हैं, चूंकि अमित और गौतम दोनों, कहीं भी सीसीटीवी कैमरा ब्लाइंड स्पॉट मेंटेन तो रहेगा। अब ऐसी चीजों के लिए सबसे सेफ चीजें होती है। मैं ये जानना चाहूंगा, जी मैं उसमें एक चीज पूछ रही थी जो कंटिन्यूटी में ही है कि शम्स ये बताइए कि मतलब आपने क्राइम की कई वारदातें देखी हैं, मतलब जो शख्स भाग रहा है 48 दिन से वो हेलमेट नहीं पहनता, जो शख्स भाग रहा है लगातार अपने फोन नंबर बदल रहा है, 48 दिन से पकड़ में नहीं आ रहा, उसके मोबाइल का कुछ ट्रैक होगा, और वो ऐसी गाड़ी बाइक क्यों यूज करेगा जिसमें नंबर प्लेट नहीं हो, ताकि पुलिस का सीधा शक आ जाए कि हाँ ये कोई अपराधी है, ऐसी बाइक क्यों यूज करेगा? इस सवाल भी आप पूछ रहे हो, जवाब भी आप खुद दे रही नहीं, हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप जानकार हैं, मुझे क्राइम के बारे में तो मैं वही बताना चाहता हूँ, जब एक कोई क्रिमिनल होता है, कोई चोर होता है, तो उसके मन के अंदर वैसे ही डर होता है कि पकड़े जाएंगे। सड़क पर जब आप जाते हैं और आपको पता है कि आप वांटेड हैं, आपके ऊपर इनाम है, आप छोड़ दीजिए पुलिस का, पब्लिक भी अगर पहचानती है तो 5 लाख रुपए तो जो है सरकार का इनाम या पुलिस की तरफ से पब्लिक को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी सूरत में अपना चेहरा खुलेआम दिखाते हुए, अच्छा चलिए वो तो छोड़ दीजिएगा, आपको पहचाना जाएगा, सबसे पहले सड़क पे ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी तो रोकेंगे, और अगर ये सारी चीजें कि वो बहुत लंबी दूरी बिना हेलमेट के तय कर रहा हो, बिना नंबर प्लेट के, तो आप यूपी एसटीएफ और बाकी चीजों की अभी आप तारीफ कर लीजिए, लेकिन एक दूसरा इसी में फिर लोपोल आता है कि फिर झांसी की ट्रैफिक पुलिस मतलब है ही नहीं,
यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है कि एक शख्स मतलब जिसके लिए इतना सब कुछ अलर्ट पे है और वो इतने किलोमीटर तक ट्रैवल करके बिना हेलमेट के बिना नंबर प्लेट के जा रहा है, तो ये अजीब बात लगती है। और पुलिस फोन कर सकती थी ना, एसटीएफ कह सकती थी टोल आ रहा है, उनको अलर्ट कर सकती थी। आपको लगता है जब चेज कर रहे थे कि एकाएक पता चला होगा झांसी एसटीएफ को? मतलब कि अगर बाइक हाईवे पे है तो अपने आगे पोस्ट चेक पोस्ट को या टोल प्लाजा को अलर्ट नहीं किया गया? बहुत सारे इसी में सवाल है। मैं सिर्फ झांसी के बारे में जानना चाहूंगा, क्या ये यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल है कि बिना हेलमेट के आप मतलब लंबी दूरी तक ट्रैवल कर? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बिना हेलमेट के यहाँ पर लगातार चेकिंग भी की जाती है, अब चालान भी होते हैं, लोगों को जागरूक भी किया जाता है। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम आपको बता दें, आप बाइक चलाते हैं? जी हाँ। आप हेलमेट यूज करते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अगर कभी हेलमेट नहीं यूज करें, कभी ट्रैफिक पुलिस ने रोका है? जी, कई बार रोक भी लेती है और कई बार नहीं भी रोकती है। या अधिकांश लोगों को अधिकांश बार देखा जाता है कि जब कई बार निकलते हैं तो उन लोगों को जो लोकल के व्हीकल्स रहते हैं उन गाड़ियों को नहीं रोकते हैं। जो बाहर के नंबर देख लेते हैं तो उनको रोक कर चेक कर लिया जाता है। नहीं तो अनुमान ये रहता है कि आप बिना हेलमेट के निकल जाइए, तो नहीं देखते हैं। निकल जाइए, नहीं चले जाएंगे। अमित, आप सबसे आखिरी सवाल, बिना हेलमेट के नहीं रोकते हैं, मैं फिर बात वही करता हूँ कि कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और वो जो लोकेशन है, जाहिर सी बात है मैंने पूरा चेक किया है, आसपास कई किलोमीटर तक तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो तार जुड़ेगा। अगर वो राजस्थान से आ रहा है तो इससे पीछे किसी सीसीटीवी फुटेज पे या कहीं और के एक बाइक से, या फिर ये है कि राजस्थान से लेकर झांसी तक मतलब आप बेखौफ बिना नंबर प्लेट के गाड़ी से, आप बिना हेलमेट के, आप वो भी नेशनल हाईवे पे और ट्रैवल कर सकते हैं इजिली। नहीं, ये सवाल बिल्कुल रहेगा कि आखिरकार जो लास्ट स्पॉटिंग है असद और गुलाम की, वो क्या थी, आखिरी लोकेशन नोन क्या था? क्योंकि ये तो ब्लाइंड स्पॉट मान लिया और आप कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर आगे पीछे भी मान लेते हैं, लेकिन इस बीच में क्या राजस्थान से अगर वो अजमेर से झांसी आया, और जो एक थ्योरी अब बनाई जा रही है कि शायद जो कैवलकेड था अतीक अहमद का, उस पे अटेम्प्ट हो सकता था अटैक करने का, ये थ्योरी जो आ रही है, तो उस बीच में भी तो कहीं पे कोई ट्रेस होता। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा ये भी बनेगा कि एक वांटेड क्रिमिनल जिसके पीछे यूपीएसटीएफ, पूरा यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लगा हुआ है फॉर द पास्ट 49 डेज, वो शकल दिखा के क्यों घूमेगा? अगर झांसी में घूम रहा है और लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है लोकल इंटेलिजेंस पे। इस एनकाउंटर को लेके अभी राजनीति और तेज होगी, और क्या ये अभी लंबे वक्त तक चलेगा? चुनाव भी अगले साल है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए ये बीजेपी के लिए भी तुरुप का इक्का है, क्योंकि उनको एक संदेश देना है। पहले से ही आप देखिए कि उमेश पाल की पत्नी ने स्वागत किया है, बधाई दी है कि तो जो कोई संदेश क्या सरकार है कि अब अदालत जाने की जरूरत नहीं है, सब सड़क पे ही हो जाएगा, यही संदेश या कुछ और? नहीं, फिर भी देखिए आपकी विपक्ष भी कह रहा है ना कि ये आपके कानून पे एक करारा तमाचा है, आपकी कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लोगों का भरोसा उठेगा कि इनकाउंटर ही रास्ता है। और जिस तरह से आपने भी कहा था कि हैदराबाद से जो ट्रेंड शुरू हुआ है शम्स, वो काफी घातक ट्रेंड है कि आप इनकाउंटर से ही जस्टिस करेंगे, फिर हमारी अदालतें किस लिए? बात वही है, गंभीर सवाल यही है कि एक तरफ एनकाउंटर, हालांकि एक जमाना था कुछ वक्त पहले तक जब एनकाउंटर, हर एनकाउंटर में सवाल उठता था, अब भी उठता है, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, लेकिन अब शायद उस तरीके से एनकाउंटर को नहीं लिया जाता। इसलिए आपने देखा होगा कई जगह एनकाउंटर पे बाकायदा मिठाइयाँ बंटती हैं, लोग खुश होते हैं, लेकिन ये कितना सही है? क्या ऐसी सोसाइटी हम लोगों को चाहिए? क्या ये अदालत और बाकी चीज़ों की बजाय इसी तरीके से इंसाफ होना चाहिए? सोचिएगा जरूर। झांसी से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। और अमित आपका, गौतम आपका, अमित आपका और मौसमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।